हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आईआईटी पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के बारे में और चैप्टर नंबर 14 हम लोग पढ़ रहे थे ध्वनि तथा तरंगे। तो इसका एक लेक्चर हो चुका है और उस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोगों ने आवर्ती गति, दोलनी गति और सरल आवर्त गति के ऊपर फोकस किया था। तो आज की क्लास में हम लोग ध्वनि और तरंगों के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और आज इस चैप्टर के सारे थियरी के सारे फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि तरंगे क्या होती हैं या तरंग गति क्या होती है, ठीक है। तरंग क्या होता है, देखिए तरंग जिसको वेव कहते हैं, तरंग का मतलब होता है किसी भी माध्यम में उत्पन्न कोई एक डिस्टर्बेंस या विक्षोभ, है ना। किसी भी माध्यम में उत्पन्न डिस्टर्बेंस या विक्षोभ को हम लोग तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल, विक्षोभ का मतलब आप समझते हैं, विक्षोभ का मतलब है हलचल से, है ना, डिस्टर्बेंस से। तो जैसे हम लोग पत्थर को किसी पानी में जब तालाब में पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है, उसके चारों जो पानी के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस पूरे जो शांत जल था उसमें पत्थर डालने से उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और वही जो डिस्टर्बेंस वहाँ पर क्रिएट होता है उसी को हम लोग कहते हैं तरंग। और ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे होता है, देखिए जब हम पत्थर को मारते हैं तो हम पत्थर को कुछ ऊर्जा देते हैं, है ना, गतिज ऊर्जा देते हैं और वो जब वहाँ पर जाता है, पानी में गिरता है तो वो अपनी गतिज ऊर्जा को उनको ट्रांसफ़र करता है। अब वो क्या होता है कि जो जल के कण होते हैं, जैसे जहाँ पर पत्थर को आप मारेंगे वहाँ के जो जल के कण हैं वो तो कंपन करेंगे, वहाँ के कण, माध्यम के कण कंपन करेंगे और उनके संपर्क में जो दूसरे कण आते हैं फिर वो इनकी वजह से कंपन करने लगते हैं और फिर इनके संपर्क में जो कण होता है वो इनकी वजह से कंपन करने लगता है। तो कुल मिला के होता क्या है कि जब हम पत्थर को यहाँ पर ऐसे फेंकते हैं, पत्थर के टुकड़े को इस पानी में, तो इसके संपर्क में इसके आसपास की ये जो जल के कण हैं वो धीरे धीरे कंपन करने लगते हैं और ये कंपन धीरे धीरे ऐसे माध्यम में आगे बढ़ता जाता है ना, यहाँ से शुरू होके ऐसे अंत तक एकदम किनारे तक जाता है। इसी डिस्टर्बेंस को, इसी विक्षोभ को, इसी हलचल को हम लोग बोलते हैं तरंग। और ये तरंग यहाँ से देखिए कंपन करते 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो केवल और केवल ऊर्जा और मोमेंटम यानी कि संवेग, ध्यान रखिएगा कि तरंग जो है वो ऊर्जा और संवेग को स्थानांतरित करती है एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो ये कंपन होते होते अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है इसका मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी माध्यम में विक्षोभ या हलचल उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है, तो वो उस माध्यम में ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है, स्थानांतरण करती है। और क्या चीज़ का स्थानांतरण नहीं करती ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, वो है द्रव्यमान या फिर ये कह लीजिए कण, ठीक है। तो जो तरंग होता है वो द्रव्यमान या कण का स्थानांतरण नहीं करती है और ऊर्जा और संवेग का स्थानांतरण करती है। और तरंग है क्या, तो किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ जो उस माध्यम में अपना बिना स्वरूप अपना बदले, स्वरूप नहीं बदलता, देखिए यहाँ से ये स्फीरिकल ही है और ये शुरू से लेकर अंत तक ये स्फीरिकल ही रहता है। तो किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक ऐसा विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले, बिना अपना रूप बदले, बिना अपना फॉर्मेट बदले एनर्जी और मोमेंटम का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, एनर्जी और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेव या फिर तरंग, ठीक है। चलिए अब देखिए जो तरंगे होती हैं, तरंगों का जो प्रकार है अगर उसको हम लोग देखें तो दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। एक तो अगर हम माध्यम के आधार पर तरंगों का संचरण मतलब क्लासिफिकेशन करें तो आप बोलेंगे तरंग दो प्रकार के हैं, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। और अगर इनके चलने का जो तरीका है उस तरीके के आधार पर अगर आप करेंगे तो भी दो प्रकार के हैं। और वो कौन से दो प्रकार हैं, वो है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो मैं आपको हर तरीके का क्लासिफिकेशन एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे तरंग की गति के आधार पर इसके प्रकार। तो गति के आधार पर तरंगे दो प्रकार की हैं और इनका नाम है, पहला तो है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव और इसको बोलते हैं
इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कब बोला जाएगा और अनुदैर्ध्य तरंग कब बोला जाएगा, इसको जरा आप समझिए। देखिए अगर सपोज कि कोई तरंग यहाँ से इस दिशा में जा रही है और यहाँ पर भी हम ले रहे हैं यहाँ से ये इस दिशा में जा रही है, तो अगर कोई तरंग एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रही है, ये तरंग संचरण की दिशा को हम दिखा रहे हैं, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। सपोज कि कोई तरंग इधर से इधर या फिर इधर से इधर ऐसे जा रही है, तो अगर तरंग जब एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, तो अगर उसके माध्यम के जो कण है वो तरंग के चलने की दिशा के बिल्कुल लंबवत कंपन करें, ठीक है, बिल्कुल लंबवत कंपन करें, तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के तरंग को हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। यानी अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसके कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के सदैव लंबवत होता है। अगर हम इसको x अक्ष बोलें, इसको y अक्ष और इसको z, तो x के लंबवत y भी होता है और x के लंबवत z भी होता है, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस दिशा में तरंग जा रहा हो, अगर उसके माध्यम के कण उसके बिल्कुल लंबवत दिशा में या ऐसे ऐसे कंपन करें, बिल्कुल इस लाइन के लंबवत, और इस लाइन के लंबवत आप समझ सकते हैं, इस लाइन के लंबवत अनेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं ऐसे, है ना। इस सतह के अगर लंबवत कोई भी आप, अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तो इस सरफेस पर कोई भी आप लाइन खींचेंगे वो इससे 90 अंश का कोण बनाएगी, ठीक है। तो अगर तरंग के अगर माध्यम के जो कण है वो तरंग संचरण की दिशा के बिल्कुल लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और अगर तरंग जिस दिशा में जा रही है, माध्यम के कण उसी दिशा में ऐसे ऐसे कंपन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के तरंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो अगर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करेंगे तो अनुदैर्ध्य तरंग है, अगर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इन दोनों के लिए जो कॉन्सेप्ट है, इनका मतलब देखा जाए तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए श्रृंग और गर्त की अवधारणा होती है और अनुदैर्ध्य तरंग के लिए संपीड़न और विरलन की अवधारणा होती है। तो इसमें क्या है अनुप्रस्थ तरंग में कि सपोज कि कोई तरंग इस दिशा में जा रही है, तो जो माध्यम के कण होंगे वो देखिए, अगर ये तरंग के संचरण की दिशा है तो माध्यम के कण या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे कंपन कर रहे होंगे, बिल्कुल इसके लंबवत, ठीक है। तो इसके लिए जो डायग्राम दिखाया जाता है, विस्थापन और इसका जो दिशा है इसके बीच का अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये इस तरीके का केस दिखा जाता है, ठीक है। यानी ये साम्यावस्था कह लीजिए, ये माध्य स्थिति है और जो कण है, माध्यम के कण है, वो इस माध्य स्थिति के ऊपर या फिर इसके नीचे कंपन कर रहे हैं। और ऐसे में आप जानते हैं जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं तो ऐसे तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब अगर कण वो माध्य स्थिति के एक ओर यहाँ पर अधिकतम विस्थापन में है और दूसरी ओर यहाँ पर देखिए ये भी अधिकतम कह सकते हैं दूसरी दिशा में, तो इधर जो अधिकतम ऊपर की तरफ जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति है उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग, है ना, श्रृंग, क्रेस्ट बोलते हैं, तो श्रृंग हो गया, ठीक है। और नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन है, एक और मैं बना देता हूँ, नीचे की तरफ जो अधिकतम विस्थापन होता है इसको बोला जाता है गर्त, ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ का कॉन्सेप्ट है, श्रृंग और गर्त, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए। अब देखिए दो लगातार श्रृंग लीजिए आप या फिर दो लगातार गर्त लीजिए, यानी दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है इस तरंग का तरंग दैर्ध्य, और इसको प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुप्रस्थ तरंग, और इसके दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं इस तरंग का तरंग दैर्ध्य। अब हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका उदाहरण क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर आपको अनुप्रस्थ तरंग देखने को मिलता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंग जैसे सितार हुआ, गिटार हुआ, वायलिन हुआ, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें जो इसका जो स्ट्रिंग होता है वो जो वाइब्रेट करता है, तरंग बिल्कुल उस स्ट्रिंग से होकर जाती है लेकिन इसका वाइब्रेशन बिल्कुल उसके लंबवत होता है। इसका मतलब कि जो तरंग इसमें उत्पन्न हुआ वो कैसा है, वो है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। इसी तरह से
पत्थर जो आपने यहाँ पर डाला हुआ है पानी में, अगर आपने पत्थर को मारा है तो जो जल के जो कण होते हैं वो देखिए तरंग तो ऐसे सतह से होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जो उसके कण होते हैं वो सतह के ऊपर, सतह के नीचे, सतह के ऊपर, सतह के नीचे वाइब्रेट करते हैं, अर्थात तरंग संचरण की दिशा के बिल्कुल लंबवत कंपन करते हैं। तो ये वाला तरंग भी कौन सा तरंग है? ये वाला तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है। तो दूसरा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जल में उत्पन्न तरंग। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही बात अनुप्रस्थ तरंग की। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। श्रृंग और गर्त का कॉन्सेप्ट है, तरंग के माध्यम के जो कण है वो तरंग के चलने की दिशा के बिल्कुल लंबवत कंपन करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सितार, गिटार, वायलिन और जल, इन सब में उत्पन्न जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक इन दोनों का एक स्पेशल एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अनुदैर्ध्य पर आ जाते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में आप जानते हैं कि जिधर तरंग जाता है माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं, और इसमें श्रृंग और गर्त का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि इसमें संपीडन और विरलन का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब ये कि जिस माध्यम में तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग जा रही होती है तो उसमें बीच बीच में जो माध्यम है उनके कण बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, फिर कुछ ऐसा भी लोकेशन होता है जिसमें दूर दूर रहते हैं, फिर ये लगातार फिर से वैसे ही नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, और फिर से आगे ये दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे जब चलती हैं तो रास्ते में संपीडन और विरलन होता है। संपीडन विरलन का मतलब ये देखिए, जहाँ पर ये तरंगे मतलब कण नज़दीक नज़दीक हैं इसको हम बोलते हैं संपीडन। ठीक है, ये संपीडन है और ये भी संपीडन है। तो जब अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं तो रास्ते में संपीडन और विरलन होता है, इसको हम विरलन बोलेंगे, विरलन। ठीक है, और यहाँ पर भी विरलन। ठीक, अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप कह रहे थे दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोलेंगे? तरंगदैर्ध्य लैम्डा। वैसे यहाँ पर भी होता है कि दो क्रमागत संपीडनों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी है उसको भी हम बोलते हैं इस अनुदैर्ध्य तरंग का तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा। ठीक है, तो चाहे आप दो क्रमागत संपीडन लीजिए या फिर दो क्रमागत विरलन लीजिए, इनके बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है और उसको हम बोलते हैं इस तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है ये भी देख लीजिए आप। इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो दबाते हैं और खींचते हैं तो उसमें संपीडन और विरलन होता है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंग है पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। स्प्रिंग के अलावा आप ले लीजिए कि स्वरित द्विभुज आप जानते होंगे। स्वरित द्विभुज देखिए इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है, ये स्वरित द्विभुज आपने देखा होगा स्कूल्स में। तो ये स्वरित द्विभुज को जब इसको हम वाइब्रेट करते हैं इनके दोनों इस भुजाओं को, तो इससे जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं वो भी कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो आप ये लिख सकते हैं स्वरित द्विभुज से उत्पन्न तरंग। ठीक है, स्वरित द्विभुज से उत्पन्न तरंग। ठीक, चलिए, तो अनुदैर्ध्य तरंग आपने समझ लिया, अनुप्रस्थ तरंग समझ लिया आपने। अब देखिए, इन दोनों का एक स्पेशल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अनुप्रस्थ तरंग का एक अच्छा एग्जाम्पल तो इतने आपने देख लिए, लेकिन एक जो हमारे आसपास मुख्य एग्जाम्पल दिखते हैं वो एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि ध्वनि तरंगे जब माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो ध्वनि तरंगों के चलने का जो तरीका है वो जिस दिशा में तरंगे आगे बढ़ती हैं उसी दिशा में उसके माध्यम के कण कंपन भी करते हैं। लेकिन प्रकाश के केस में ऐसा नहीं है। प्रकाश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा होता है उसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल उस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे होते हैं, इसीलिए प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्ध्य है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि चलने के आधार पर कि कौन कैसे कंपन करता है। तो कंपन के आधार पर मैंने आपको तरंग का क्लासिफिकेशन दिखाया। अब हम लोग बात करेंगे कि माध्यम के आधार पर तरंग कितने भागों में बांटा गया है। चलिए, तो देखिए, माध्यम के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया, और कौन कौन से? तो एक है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरा है यांत्रिक तरंग। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल वेव ये है यांत्रिक तरंग, और विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
तो मीडियम के आधार पर अगर देखा जाए, माध्यम के आधार पर, तो तरंगे दो प्रकार की हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे। ठीक है, और ये माध्यम के आधार पर क्यों है? अभी तो आपने तरंग संचरण की दिशा के आधार पर या कण के कंपन के आधार पर देखा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। लेकिन माध्यम के आधार पर बोलने का क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो बिना किसी माध्यम के भी आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर माध्यम आ जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगी, बिना माध्यम के भी बढ़ सकती हैं, और अगर माध्यम आ जाएगा तब भी बढ़ जाएंगी। लेकिन वो माध्यम कैसा होना चाहिए? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए वो माध्यम तो पारदर्शी ही होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए यांत्रिक तरंगों की अगर बात करें तो यांत्रिक तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर जो तरंगे मीडियम के बेस पर आगे बढ़ पाती हैं, केवल मीडियम के आधार पर, वो यांत्रिक तरंगे हैं, और जो मीडियम बिना मीडियम के भी चलती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताए थे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य के लिए, वहीं से आप इसको कनेक्ट करिए और देखिए क्या है एग्जाम्पल। तो यांत्रिक तरंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ध्वनि, जो कि आपके सिलेबस में भी है, चैप्टर का नाम ही है ध्वनि तथा तरंगे। तो अभी हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करेंगे ध्वनि के बारे में। ठीक है, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में अनुप्रस्थ है, और ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में क्या है? अनुदैर्ध्य है। ठीक है, तो देखिए माध्यम के आधार पर तो आपने देख लिया, लेकिन अगर हमको ये सोचना हो कि क्या यांत्रिक तरंग कभी अनुप्रस्थ तरंग नहीं हो सकती है, तो ध्यान रखिए कि यांत्रिक तरंगे दोनों प्रकार में से कोई भी प्रकार की हो सकती है। यानी कि यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की भी हो सकती हैं और अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की भी हो सकती हैं। ठीक है, यानी जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो तो यांत्रिक तरंग है, लेकिन उनके चलने का तरीका क्या होगा? तो चलने का तरीका अनुप्रस्थ के जैसा भी हो सकता है, अनुदैर्ध्य के भी जैसा हो सकता है। जैसे जल में उत्पन्न तरंगे कैसी थी? जल में उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो तरंगे जल के आधार पर, जल एक माध्यम जो है उसके आधार पर आगे बढ़ रही हैं, इसका मतलब कि वो यांत्रिक भी हैं। तो जल में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ हैं और यांत्रिक हैं, है ना, यानी अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे। इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग की बात करें तो स्प्रिंग में भी देखिए स्प्रिंग के माध्यम से वो तरंग आगे बढ़ रही है, इसका मतलब कि यांत्रिक तरंग है, माध्यम की आवश्यकता है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न जो तरंग है वो, और नेचर कैसा है उसका? अनुदैर्ध्य है। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक है। इसी तरह से ध्वनि में उत्पन्न वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती हैं, और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता भी है, इसका मतलब यांत्रिक है। तो ध्वनि तरंगे क्या हो गई? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक हो गई और अनुदैर्ध्य हो गई। ठीक है, तो जो यांत्रिक तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में से कुछ भी हो सकती है, जिस तरीके से उसके चलने का तरीका होगा, नेचर होगा, उसी आधार पर हम उसका नाम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर बात करें तो ये केवल और केवल कैसा होता है? ये हमेशा अनुप्रस्थ प्रवृत्ति का ही होता है या प्रकृति का ही होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कभी अनुदैर्ध्य नहीं होती। इसलिए जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको याद हों, जैसे कि गामा रे, एक्स रे, रेडियो वेव, दृश्य प्रकाश, ठीक है, ये जितने भी विद्युत चुम्बकीय एक्स रेज, ये जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे आपको पता है, वो सब के सब अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं, अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अगर बात करें तो कुछ और स्पेशल बात यह है कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है, ये तो निर्वात में भी चल सकती हैं, है ना, इनको माध्यम की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है, और इनकी जो वायु या निर्वात में जो चाल होती है, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग आप लेंगे, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, दृश्य प्रकाश, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे लेंगे, वायु या निर्वात में उसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यांत्रिक तरंगों की हम अगर बात करें, देखिए यांत्रिक तरंगों में हम ध्वनि की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, तो इसको तो आप जानते हैं कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात यह है कि ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि
की जो चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। और माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करती है? तो देखिए, जिस माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी, जिस माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी, उस माध्यम में ध्वनि की चाल भी, किसकी चाल? ध्वनि की चाल भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि माध्यम की प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब अगर हम ठोस, द्रव और गैस में कंपेयर करें तो आप जानते हैं गैस जो होते हैं वो सबसे कम प्रत्यास्थ होते हैं, द्रव उनसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं और ठोस सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होते हैं। इसका मतलब ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, द्रव में उनसे कम और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ध्वनि की हम चाल के लिए बात कर रहे थे। तो ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो इसके लिए आप ये ऑर्डर याद रखिए कि इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, फिर उससे कम होती है द्रव में, फिर उससे कम होती है गैस में। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल मैं यहीं पर ले रहा हूँ। गैस का मतलब यहाँ पर मैं वायु एग्जाम्पल ले रहा हूँ, द्रव के लिए जल ले रहा हूँ और ठोस के लिए लोहा। इन तीन अलग अलग तरह के माध्यमों में अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें एक सामान्य ताप पर, तो ध्वनि की चाल वायु में सामान्य ताप पर लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, ये बदलता रहता है, 330 कहीं रहता है, कहीं 31 रहता है। टेम्परेचर बदलने पर ध्वनि की चाल बदलती है। ठीक है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में बात करें तो जल में ये लगभग 1460 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। और लोहे में अगर हम बात करें तो ये लगभग 5000 या 5100 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्वनि की चाल पर आधारित कि माध्यम की प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होगी उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होगी। आप जानते हैं कि स्टील बहुत ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टील में जो ध्वनि की चाल होगी वो लोहे की तुलना में भी और इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना था। आपके चैप्टर का नाम है ध्वनि तथा तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप इनकी चाल याद रखिए और बाकी जितना भी आप प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं बस वही विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से डिपेंड करता है प्रत्यास्थता पर। डायरेक्ट कोई फार्मूला इसका, तो देखिए फार्मूला ये है ध्वनि की चाल के लिए, V बराबर √E/d, V बराबर √E/d। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इसी के आधार पर, जहाँ पर E क्या है तो E है माध्यम की प्रत्यास्थता, E जो है वो है माध्यम की प्रत्यास्थता और जो D है वो है माध्यम का घनत्व। ठीक है, तो माध्यम का घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी कम होगी और प्रत्यास्थता जितना ज़्यादा होगा उसमें चाल उतनी ज़्यादा होगी। तो ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर। ठीक है, दाब का मान कम हो या फिर ज़्यादा हो, ध्वनि की चाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बात आप याद कर सकते हैं, यहीं से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बात ये याद कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कैसे बढ़ती है तो उसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए, Vt = V0 + 0.61 × T। Vt का मतलब है कि T डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, V0 का मतलब है सामान्य ताप पर ध्वनि की चाल और ये T का मतलब है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ाते हैं वायु का या वायु का, तो उसमें प्रकाश ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए कि ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, 1 डिग्री सेल्सियस भी ताप बढ़ाएंगे तो 0.6 मीटर पर सेकेंड चाल बढ़ जाएगी। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और चीज़ याद रखिए कि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप आर्द्रता बढ़ती है माध्यम की तो ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने पर भी बढ़ता है, प्रत्यास्थता बढ़ने पर भी चाल बढ़ता है, बस दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो हो गई बात तरंग के क्लासिफिकेशन की और फिर ध्वनि के बारे में कुछ बातें। अभी हम लोग एक और चीज़ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और वो क्या है कि
जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो उनके प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्वनि तरंगे देखिए 3 प्रकार की होती हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तरंगों के, अगर ध्वनि तरंगों की बात करें, ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे देखिए 3 प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? तो जिनकी आवृत्ति सबसे कम होती है उन ध्वनि तरंगों को हम बोलते हैं अवश्रव्य, ठीक है। अपश्रव्य लिख लीजिए, ठीक है, अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। और इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आप बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है। तो अगर ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है तो ऐसी ध्वनि तरंग को अपश्रव्य बोलते हैं। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, है ना, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड हमको सुनाई नहीं देता है, मनुष्य इंफ्रासोनिक साउंड को नहीं सुन सकता है। कुछ विशेष जाति के जो प्राणी हैं, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, उनके अंदर इनकी लिए सेंसिटिविटी होती है, लेकिन मनुष्य इनको नहीं सुन सकता है, ठीक है। जो मनुष्य सुन सकता है उन ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं? तो उन ध्वनि तरंगों को बोलते हैं श्रव्य तरंगे। ये अपश्रव्य है, जो हम नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है इनकी। और जो श्रव्य होता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगों को बोलते हैं श्रव्य तरंगे, यानी कि ऑडिबल साउंड, ठीक है। तो पहला था इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा है ऑडिबल यानी कि श्रव्य 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, और तीसरा जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं, इनकी आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक। अब देखिए 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा इनकी आवृत्ति होती है। और इन तीनों को याद करने के लिए आप ऐसे कर, देखिए ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे होती हैं, जैसे कि समुद्र में जब जहाज़ चलता है तो आगे कोई पत्थर है, पहाड़ है, बर्फ़ का, ये पता करने के लिए हम इसको देखिए बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, नाम सुना होगा आपने। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं वहाँ पर। और बहुत सारे रोगों का इलाज करने में भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर का भी बिना ऑपरेशन के इलाज करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। चमगादड़ वगैरह इसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन के आधार पर, इसी के रिफ्लेक्शन के आधार पर उनको पता चलता है कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है कि खुला है, ठीक है। तो चमगादड़ को दिन में नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो उड़ता है और सुरक्षित उड़ता है, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है और उसको सेंस कर सकता है, ठीक है ना। मनुष्य पराश्रव्य और अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को नहीं समझ सकता है। अच्छा, अपश्रव्य के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भूकंप वगैरह आते हैं तो ध्वनि पृथ्वी से जो है वो अपश्रव्य तरंगे इमर्ज होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। और ये वो तरंगे हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों को याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद कर लेंगे आप। ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं, ये सीक्वेंस है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए श्रव्य, बीच में श्रव्य है, इस तरफ जो है वो है अपश्रव्य, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो है इस तरफ वो है पराश्रव्य, ठीक है। तो अपश्रव्य, श्रव्य और इस तरफ पराश्रव्य। और ये अपश्रव्य कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक? तो 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट से आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक श्रव्य है, उससे कम वाले अपश्रव्य हैं, और इससे ज़्यादा वाले पराश्रव्य हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई ध्वनि तरंगों के प्रकार, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। इनकी चाल या स्पीड के बारे में मैंने आपको पीछे ही बता दिया। बस एक और चीज़ बचती है, और वो क्या है? वो है प्रतिध्वनि, यानी कि इको। प्रतिध्वनि पर कई क्वेश्चन आते हैं, और मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप देखेंगे भी। तो प्रतिध्वनि या इको जो होता है वो क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर खड़ा कोई आदमी कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये आदमी है, और ये आदमी कौन है आप जानते ही होंगे। ये ऐसा काम कौन करता रहता है? ये काम करता है फिजिक्स का एक बड़ा ही प्यारा सा स्टूडेंट है, झामलू, है ना। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पर खड़ा होकर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, तो देखिए वो साउंड ऐसे जाएगी, है ना, और इधर कोई ये मान लीजिए दीवार है,
और ये साउंड यहाँ से जाएगी, यहाँ पर टकराएगी और यहाँ से फिर ये वापस लौट के आएगी। फिर जब ये आदमी बोलेगा और वो आवाज़ यहाँ से टकरा के लौट के जब दोबारा आएगी, इस आदमी को सुनाई देगी, तो इसी साउंड को, इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, यानी कि इको। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का मतलब कि ध्वनि कोई उत्पन्न करे और वो जाके किसी दूसरे माध्यम से टकरा के वापस लौट के आए, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। मान लीजिए कि इस आदमी और इस सतह के बीच की दूरी है d, इसका मतलब कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए उस ध्वनि को कितनी दूरी तय करनी पड़ी होगी? तो d दूरी वो गया होगा और d दूरी वो लौट के आया होगा। इसका मतलब कितना? 2d, है ना? इसका मतलब कि 2d। तो आप ये कह सकते हैं, और ध्वनि की चाल आप जानते हैं, ध्वनि की चाल अगर मान लीजिए, चलिए ध्वनि की चाल को हम मान ले रहे हैं v, और ये पूरी जो दूरी तय करनी पड़ी है प्रतिध्वनि को या ध्वनि को, उसको आप मान लीजिए पूरी जो दूरी है वो है d प्लस डी यानी कि 2d। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद इस आदमी को ध्वनि सुनाई देगी। अगर ये आदमी यानी झामलू यहाँ से अगर कोई आवाज़ क्रिएट करता है, साउंड क्रिएट करता है, तो वो साउंड इसको कितनी देर बाद सुनाई देगी अगर ऐसी सिचुएशन है। तो कितनी देर बाद सुनाई देगी ये तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और दूरी कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी? तो d जाएगा और d आएगा तभी तो सुनाई देगा। और चाल किसकी? तो ध्वनि जा रही, तो ध्वनि की ही चाल प्रयोग करेंगे। तो हम लोग फार्मूला जो जानते हैं, दूरी बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना? 2d और चाल हमने माना है v, और ये हो जाएगा t। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला कब यूज करेंगे? तो केवल और केवल प्रतिध्वनि के केस में। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिध्वनि के केस में ही ये दूरी को हमने 2 गुना कर दिया है। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है। सरल आवर्त गति से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले लेक्चर में दे दिया है। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि तरंगों के प्रकार, और दो हमने कंपन के आधार पर पढ़ा, हमने माध्यम के आधार पर पढ़ा। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ आपने देखा, विद्युत चुंबकीय देखा, और यांत्रिक तरंगे आपने देखा। फिर ध्वनि के ऊपर हमने फोकस किया, और ध्वनि की चाल किस माध्यम में कैसी होती है, किसका प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने देख लिया ध्वनि तरंगों के प्रकार, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य कहाँ पर उत्पन्न होता है, कौन होते हैं, कौन इसको महसूस कर पाता है, इनकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, ये सब मैंने आपको बताया। और इसके साथ ही साथ आपने लास्ट में देखा है प्रतिध्वनि, और प्रतिध्वनि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दो पहाड़ों के बीच में कोई बंदूक से गोली चला रहा है या कोई आदमी चिल्ला रहा है, तो प्रतिध्वनि इतनी देर बाद सुनाई देती है, तो पहाड़ों के बीच की दूरी बताइए। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्वनि तथा तरंगे चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप लोग पीछे के जितने भी अभी तक चैप्टर हमने 13 चैप्टर पीछे पढ़ाए थे, और आज ये हो गया 14 चैप्टर। इन सभी चैप्टर के वीडियोज़ को आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है, मैं फिर से हर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको लाइव करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको तैयार करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।